में। कहानी की शुरुआत में हम दो खूबसूरत लड़की केटी और नैन्सी को देखते हैं, जो एग्रीकल्चर की स्टूडेंट हैं और अब आगे की स्टडी करने के लिए वो लोग न्यूयॉर्क के फार्म में जाने वाले थे। जिस बात से ये दोनों बहुत खुश थी और ये भी प्लान कर रही थी कि इस बहाने हम यूरोप भी घूम लेंगे और बहुत सारी शॉपिंग भी कर लेंगे। अब अगली सुबह उन दोनों को लेने के लिए उनके एक अंकल आते हैं जिनका नाम जेसन है, जो एक FBI एजेंट है। उसके बाद जब वो जेसन के घर पर जाते हैं तब उनकी मुलाकात जेसन की गर्लफ्रेंड से होती है। उन्हें देखकर वो बहुत खुश होती है। अब अगले दिन जेसन केटी और नैन्सी को बस स्टॉप पर लेकर आता है। उन्हें स्टडी के लिए एग्रीकल्चर फार्म जाना था। यहाँ पर जेसन उनके साथ ही न्यूयॉर्क जाने वाली बस का वेट करने लगता है, लेकिन केटी जेसन से कहती है कि बस कुछ ही देर में यहाँ पर आ जाएगी, आप अपने काम के लिए निकल जाएं। हम पहुँचते ही आपको मैसेज कर देंगे। जहाँ पर जेसन उसे कहता है कि तुम कोड वर्ड इस्तेमाल करना, जिससे मुझे ये समझ आ जाए कि तुम दोनों सेफली पहुँच गए हो। जिससे केटी कहती है कि कोड वर्ड पर मैं एप्पल वर्ड यूज करूंगी, लेकिन जेसन उसे ये कहता है कि हर बार अलग अलग कोड वर्ड यूज करना, ताकि कोई तुम्हारे कोड वर्ड को नहीं समझ सके। अभी यहाँ पर रोड पे गुजरते हुए दो लड़के केटी और नैन्सी को देखते हैं और जेसन भी अपने काम के लिए निकल जाता है। जेसन के जाते ही केटी और नैन्सी पास के एक रेस्टोरेंट में कॉफी पीने के लिए जाते हैं, जहाँ पर वो लड़के भी आ जाते हैं जो कुछ देर पहले उन्हें देखकर गुजर रहे थे। इनका नाम जेड और लुकस है और ये दोनों केटी और नैन्सी से बात करने लगते हैं, जहाँ पर केटी और नैन्सी उन्हें अपना नाम गलत बताते हैं और बताते हैं कि हम एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं जो न्यूयॉर्क जा रहे हैं। तभी लुकस कहता है कि हम भी वहीं जा रहे हैं, क्यों ना हम तुम्हें ड्रॉप कर देते हैं। तभी वहाँ पर केटी कहती है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। जब वो दोनों वहाँ से उठकर जा रहे होते हैं तभी नैन्सी केटी को उनके साथ जाने के लिए मना लेती है और दोनों उन दोनों लड़कों के साथ चले जाते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि वो दो लड़के इन्हें फार्म नहीं ले जाते, बल्कि उन्हें अपने घर ले जाते हैं। वो घर जंगल के एकदम पास होता है। ये देखकर केटी और नैन्सी दोनों घबरा जाती हैं और उन्हें तुरंत फार्म के पास लेके जाने के लिए कहती हैं। लेकिन तभी वहाँ पर लुकस की मॉम आ जाती है, जो बड़े प्यार से केटी और नैन्सी का इस्तकबाल करती है और उन्हें चाय पीने के लिए भी इंसिस्ट करती है और कहती है कि जेड और लुकस तुम्हें बाद में फार्म में छोड़ देंगे। जब भी ये दोनों लड़कियां चाय पी रही होती हैं, तभी केटी के पास उनके अंकल जेसन का मैसेज आता है, जिसमें केटी उन्हें कोड वर्ड में एप्पल लिख के रिप्लाई कर देती है, जिससे जेसन ये समझ जाता है कि वो लोग दोनों सेफली फार्म में पहुंच चुके हैं। अब लुकस की माँ उन्हें कुछ खाने के लिए देती है, जिन्हें खाते ही नैन्सी और केटी को नशा चढ़ने लगता है, क्योंकि उन खाने में ड्रग्स मिला हुआ था और वो समझ जाती हैं कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। जिसके बाद वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद जेड और लुकस उन्हें उठाकर अपने घर ले जाते हैं। अब अगली सुबह जब दोनों को होश आता है तो वो अपने आप को जंगल में पाती हैं और उनके हाथ लोहे की जंजीरों से बंधे हुए थे। ये देखकर ये दोनों बहुत डर जाती हैं और हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर जेड आता है और उन्हें कहता है कि तुम जंगल के ऐसे कोने में हो जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं आता है, इसीलिए तुम्हारे चिल्लाने का कोई भी फायदा नहीं है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक बोरिस नाम का आदमी आता है। वो केटी को उसका फोन दिखाता है और कहता है कि तुम्हारे फोन में एक जेसन नाम के आदमी ने मैसेज किया है, जिससे तुमने पिछली बार मैसेज में एप्पल लिखकर भेजा था। तब केटी उसे बताती है कि एप्पल एक कोड वर्ड है, जिसका मतलब ये है कि हम दोनों सेफ हैं। इसके बाद बोरिस जेसन को रिप्लाई करते हुए लिखता है कि सब कुछ ठीक है और साथ में एप्पल लिखकर भी भेज देता है। इसके बाद वो लोग केटी और नैन्सी को अपने सामने नहाने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है, जिसे देखकर केटी और नैन्सी उससे मदद मांगने लगती हैं। लेकिन कुछ देर बाद उन्हें ये पता चलता है कि वो पुलिस ऑफिसर भी जेड और लुकस से मिला हुआ है, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा डर जाती है। अभी यहाँ पर केटी और नैन्सी उन दोनों को समझाने की कोशिश करती है कि प्लीज हमें यहाँ से जाने दो, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे और तुम चाहो तो हम तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दे देंगे। लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनते। उसके बाद हम देखते हैं कि वो पुलिस वाला एक टैबलेट खाता है और अपने लिए केटी को चूज करता है, जिसके थोड़ी देर बाद हम उस पुलिस वाले को एक कंटेनर से वापस बाहर निकलते हुए देखते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि उसने केटी के साथ गलत काम किया है। वहीं दूसरी तरफ हम जेसन को देखते हैं, जिसे केटी और नैन्सी की बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि केटी ने एप्पल वर्ड को मैसेज में दोबारा यूज किया था। दूसरी तरफ वो लोग नैन्सी के कंटेनर में एक नशेड़ी आदमी को भेजते हैं, जो अंदर जाकर नैन्सी के पेट पर जलती हुई सिगरेट लगा देता है और वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है और उसके बाद वो नैन्सी के साथ जबरदस्ती करता है। यहाँ पर ये सभी लोग हैवानियत की सारी हदें पार कर चुके थे। दूसरी तरफ जेसन केटी और नैन्सी का पता लगाने के लिए न्यूयॉर्क एग्रीकल्चर फार्म में कॉल करता है। उसे ये पता चलता है कि वो दोनों यहाँ पर एक बार भी नहीं आए, जिससे जेसन समझ जाता है कि केटी और नैन्सी बहुत ही बड़ी मुसीबत में है। वो उन्हें ढूंढने के लिए बाहर निकलता है। दूसरी तरफ
तरफ केटी और नैन्सी के साथ और भी ज्यादा बुरा हो रहा था, क्योंकि जो अगला कस्टमर आ रहा था उसके आने से पहले वो लड़के लोग उन दोनों के फेस पर मास्क पहना देते हैं और वो कस्टमर भी पिग वाला मास्क पहन कर आता है। तभी वहाँ पर जेड और लूकस केटी और नैन्सी का मास्क उतार देते हैं और उनका चेहरा दिखाते हैं, जिससे दोनों लड़कियां वो पिग वाले मास्क वाले आदमी को देखकर और भी ज्यादा डर जाती हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। जिसके बाद वो आदमी नैन्सी को चूज करता है और उसे अपने साथ कंटेनर में ले जाता है। थोड़ी देर बाद वो आदमी बाहर आता है, तब केटी नैन्सी के कंटेनर में जाकर नैन्सी को देखती है। वो देखती है कि नैन्सी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। और यहाँ दूसरी तरफ जेसन पुलिस स्टेशन पहुँचता है और एक पुलिस ऑफिसर से मिलता है। वही पुलिस इंस्पेक्टर है जिसने केटी के साथ जबरदस्ती की थी। जेसन उसे केटी और नैन्सी के किडनैप के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि वो भी एक FBI एजेंट है। जिससे पुलिस ऑफिसर जेसन से पूछता है कि आपको कैसे पता कि वो दोनों किडनैप हुई हैं। जिसके बाद जेसन कहता है कि मैंने अपनी भतीजी को कोड वर्ड एक ही बार इस्तेमाल करने के लिए कहा था, लेकिन केटी ने एक ही कोड वर्ड को 2 बार इस्तेमाल किया है, जिसका ये मतलब है कि वो कोई मुसीबत में है या फिर किडनैप हो गई है। वही पुलिस इंस्पेक्टर जाकर उन लोगों को ये खबर दे देता है कि केटी के अंकल एक FBI एजेंट है और वो उन्हें ढूंढ रहे हैं। और वो ये भी बताता है कि केटी ने उस कोड वर्ड के बारे में हम लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। तभी ये लोग वहीं पे ये बात कर रहे होते हैं कि इन दोनों लड़कियों को जल्द से जल्द ठिकाने लगाना होगा, वरना ये हमारे लिए मुसीबत पैदा कर सकती है। वो ये भी कह रहा था क्योंकि हमें और भी बहुत सारी लड़कियों को किडनैप करना है इस काम के लिए। यहाँ पर केटी दूर खड़े रहकर अपने कंटेनर से इन दोनों की बात सुन रही थी। जिसके बाद बोरिस केटी के कंटेनर में जाकर उसके साथ जबरदस्ती करता है। दूसरी तरफ जेसन वही रेस्टोरेंट पहुंचता है जहाँ पर केटी और नैन्सी को वो 2 लड़के मिले थे और वो शॉपकीपर को उन दोनों के बारे में पूछता है। वो शॉपकीपर उसे बोरिस की गाड़ी के बारे में बता देता है। अब अगले दिन केटी नैन्सी को बताती है कि ये लोग हमें मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। तभी वहाँ पर जेड और बोरिस उसी नशेड़ी आदमी को अपने साथ वहाँ पर लेकर आते हैं जिसने केटी के साथ जबरदस्ती की थी और कहते हैं कि हम दोनों जल्दी वापस आ जाएंगे, तब तक इन दोनों लड़कियों पर कड़ी नजर रखना। अब उनके वहाँ से जाते ही केटी उस नशेड़ी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है और उसको अपने साथ इंटीमेट होने के लिए उकसाती है। और ऐसा करते वक्त जब वो उस नशेड़ी आदमी के करीब जाती है तब वो उसके गले में जोर से काट देती है, जिस वजह से उस नशेड़ी के गले से खून निकलने लगता है और तुरंत ही उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है। इसके बाद वो दोनों अपनी हथकड़ियाँ खोलकर वहाँ पर छुप जाती हैं और जब वो पुलिस वाला यहाँ पर पहुँचता है तब वो दोनों छुपके से उसकी गाड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ये दोनों लड़कियाँ मॉल में जाती है और बहुत सारे अजीब से सामान खरीदती है, जैसे कि हथौड़ी, कुल्हाड़ी, टेनिस बॉल और बहुत सारे कीले और बहुत सारे खतरनाक हथियार। इसके बाद वो वहाँ पर शॉपकीपर के पास जाकर उसे बोरिस के घर का एड्रेस पूछती है। वो उन्हें एड्रेस बता देता है। दूसरी तरफ हम जेसन को देखते हैं जो बोरिस के कार इंश्योरेंस की तरफ जाता है और वहाँ पर वो जाकर उसका एड्रेस निकाल लेता है। वहीं हम देखते हैं कि बोरिस अपने घर पर म्यूजिक लगाकर एंजॉय कर रहा होता है। तभी वहाँ पर केटी और नैन्सी आ जाती हैं और टेनिस बॉल पर बहुत सारी कीले लगाकर उसके मुंह पर मारती हैं। इस वजह से वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तब वो खुद को एक टेबल में बंधा हुआ पाता है। लेकिन बोरिस उसे छोड़ने के लिए उन्हें बहुत सारे पैसों का ऑफर देता है, लेकिन केटी और नैन्सी को तो बस अपना बदला चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केटी के अंकल जेसन भी बोरिस के घर के बाहर पहुंच गए थे और घर के अंदर केटी और नैन्सी बोरिस से उस पिग के मास्क वाले आदमी का एड्रेस पूछती हैं। बोरिस उन्हें एड्रेस बता देता है, जिसके बाद वो दोनों लड़कियां बोरिस के पिछवाड़े पर एक कील से भरा हुआ बेसबॉल बैट घुसा देती है, जिससे वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और ये आवाज सुनकर जेसन घर के अंदर जाता है और देखता है कि बोरिस मरा पड़ा हुआ है। जिसके बाद उसे घर के बाहर एक कार की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब तक वो बाहर जाता है केटी और नैन्सी कार लेकर चली जा चुकी। अब जेसन जल्दी से पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस वाले से नैन्सी और केटी के बारे में फिर से पूछने लगता है। और इसी दौरान जेसन केटी को कॉल लगाने की कोशिश करता है, तब उसे पता चलता है कि केटी का फोन तो पुलिस ऑफिसर के पास ही है। अब इससे पहले कि जेसन कुछ कर पाता, पुलिस ऑफिसर उसके पीछे से गन पॉइंट करके खड़ा हो जाता है। अब केटी और नैन्सी एक चर्च में पहुंचते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि वो पिग मास्क पहनने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि इस चर्च का फादर है। और ये फादर जैसे ही उन्हें देखता है उन्हें पहचान लेता है
तभी केटी पीछे से एक डंडा मारकर उस फादर को बेहोश कर देती है और दोनों उसे गाड़ी के पीछे बांधकर घसीटते हुए टाउन के पास ले आते हैं और एक दुकान से पेट्रोल और माचिस खरीद कर उस पर पेट्रोल छिड़क कर उसे जिंदा ही जलाकर मार देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो पुलिस वाला जेसन को अपने घर में एक चेयर से बांध देता है। वो दूसरी और भी लड़की को किडनैप करके लाया हुआ होता है और जब वो दूसरी लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने लगता है तभी पीछे से केटी और नैन्सी आकर एक डंडे से उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देते हैं और जब उसे होश आता है तो वो कुर्सी से बंधा हुआ होता है। वो उन दोनों से माफी मांग रहा होता है। उसके बाद में केटी गन में एक ही बुलेट डालकर उसे डराने लगती है और बारी बारी से उस पर शूट करने लगती है, लेकिन सभी शूट में वो बच जाता है जिस वजह से वो वहाँ पर मुस्कुराता है। लेकिन अगले ही सेकंड में केटी उसे शूट कर जान से मार देती है, जिसके बाद केटी और नैन्सी वहाँ पर जो दो लड़की होती है उन्हें आजाद कर देती है और कहती है कि जाके जेसन को खोल दो। उसके बाद केटी और नैन्सी वहाँ से चले जाते हैं और वो लड़कियां जाके जेसन की रस्सी खोल देती है। अब जेसन को सारी बात समझ आ रही होती है कि वो दो लड़की कोई और नहीं बल्कि नैन्सी और केटी है। उसके बाद हम लूकस और जेड की मॉम को देखते हैं जो ड्रिंक कर रही होती है। ड्रिंक करने के बाद उसे एक अजीब सा नशा होता है जिस वजह से वो बेहोश होकर गिर जाती है और जब उसे होश आता है तब वो अपने आप को कुर्सी में बंधा हुआ बेसमेंट में पाती है और उन दोनों ने उसके बेटे जेड को भी उसके सामने बांध रखा था। उसके बाद केटी और नैन्सी जेड को एक डंडे से मारकर उसकी मॉम के सामने ही नीचे गिरा देती है और दोनों उसे उस लकड़ी से पीटते पीटते उसकी जान ले लेते हैं, जिसके बाद ये देखकर उसकी मॉम बहुत रोने लगती है। फिर वो उसकी मॉम को उसके दूसरे बेटे लूकस के पास लेके जाती है और लूकस के हाथ में एक डंडा देती है और कहती हैं कि अपनी मॉम को मारो और उसे धमकाती हैं कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुमको गोली मार देंगे। लेकिन लूकस ऐसा नहीं कर पाता जिस वजह से नैन्सी उसे गन से मारकर मार डालती है। उसके बाद वो उसी गन को साफ करके लूकस को ही पकड़ा देती है कि पुलिस को ऐसा लगे कि दोनों माँ बेटे आपस में ही लड़कर मर गए हैं। इसके बाद लूकस की मॉम उसे कहती है कि अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। अब उसकी बात सुनकर केटी और नैन्सी बहुत हंसने लगती हैं। फिर उसके बाद केटी एक कटिंग मशीन से उसके सर को काटकर अलग कर देती है। अब हम देखते हैं कि अंकल जेसन एक बार फिर से केटी और नैन्सी के घर जाते हैं और उन्हें लेकर वापस न्यूयॉर्क आ रहे होते हैं और इसी सीन को दिखाते हुए ये मूवी, ये कहानी, ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म हो जाती है।